नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको ईपीएफओ के बारे में समस्त जानकारी संक्षेप में देने वाले हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। ईपीएफओ भारत सरकार का एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1952 में संसद के द्वारा बनाए गए कानून एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत की गई थी। यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ईपीएफओ की अपेक्स बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी कहलाती है, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री होते हैं और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त यानी सीपीएफसी इसके सचिव होते हैं, जो ईपीएफओ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी प्रशासनिक प्रमुख भी हैं। सीबीटी में कर्मचारी, नियोक्ता, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। ईपीएफओ दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। यह संगठित क्षेत्र के लगभग 7.5 करोड़ कर्मचारियों को अपनी 3 योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये 3 योजनाएं हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम और एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिलता है जो ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत कवर्ड प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत ये प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से कवर होंगे। कोई फैक्ट्री जो अधिनियम की अनुसूची 1 में दिए गए उद्योगों में काम करती हो और उसमें 20 या इससे अधिक कर्मचारी हों। कोई अन्य प्रतिष्ठान जिसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी हों। सिनेमा घर के मामले में 5 कर्मचारी ही पर्याप्त हैं। यहाँ ये बताते चलें कि 20 कर्मचारी में सभी प्रकार के कर्मचारी यानी स्थायी, नियमित, ठेका, दैनिक, ठेकेदार के माध्यम से लगाए गए कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठान स्वैच्छिक रूप से ईपीएफओ में कवरेज करवा सकते हैं। इसके लिए नियोक्ता और बहुमत कर्मचारियों की लिखित सहमति आवश्यक है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को अपने उन कर्मचारियों जिनका वेतन 15,000 या उससे कम है को अनिवार्य रूप से ईपीएफओ की 3 योजनाओं का सदस्य बनाना होता है। 15,000 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उनकी और उनके नियोक्ताओं की सहमति से ईपीएफ स्कीम और ईडीएलआई स्कीम का सदस्य बनाया जा सकता है, किंतु उन्हें पेंशन योजना की सदस्यता नहीं मिलेगी। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि कोई कर्मचारी नई नौकरी ज्वाइन करने से पहले अपनी पिछली नौकरी में भी ईपीएफ और पेंशन योजनाओं का सदस्य था, तो उसे अनिवार्य रूप से दोनों योजनाओं का सदस्य बनाया जाएगा, फिर चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो। जिन कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाता है उनसे नियोक्ता फॉर्म 11 में समस्त जानकारी इकट्ठा करता है और एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन अलॉट करता है। यूएन के लिए आधार नंबर होना जरूरी है। यदि किसी कर्मचारी के पास पहले से ही यूएन है तो नियोक्ता उसी यूएन से उसको जोड़ेगा। जिन कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाता है उनके वेतन से प्रतिमाह 12% कंट्रीब्यूशन काटा जाता है, जो उसके ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। नियोक्ता अपनी ओर से उतना ही अंशदान यानी 12% जमा करता है, जिसका 8.33% पेंशन योजना में जमा होता है और शेष 3.67% सदस्य के पीएफ अकाउंट में जाता है। नियोक्ता अंशदान और कर्मचारी अंशदान उसकी पासबुक में अलग अलग दिखाया जाता है। यदि कोई कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य बनने योग्य नहीं है तो नियोक्ता द्वारा पूरा का पूरा अंशदान उसके ईपीएफ खाते में जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नियोक्ता 0.5% ईपीएफ प्रशासनिक प्रभार और 0.5% ईडीएलआई योजना का अंशदान भी जमा करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारी से पेंशन योजना और ईडीएलआई योजना के लिए कोई अंशदान नहीं लिया जाता है ना। ये कर्मचारियों के हित की बात। इससे ये साबित होता है कि जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ की योजनाओं का सदस्य बनाते हैं वे अच्छे नियोक्ता हैं और वे अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको 3 योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य जानकारी भी देंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और ये वीडियो दूर दूर तक पहुंचाएं, जिससे कि आपके दोस्त और परिचित इसका भरपूर लाभ ले सकें। धन्यवाद।